बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एंटीनेटल केयर के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि एक चीज़ा जो है ना वो चीज़ें बता दें जो इम्पोर्टेंट हैं। अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पास्ट के अंदर भी आ चुकी हैं और जानना इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी फाइनल ईयर की गर्ल हैं जिनकी शादी होने वाली है, प्लीज़ आपकी ये एंटीनेटल केयर बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। एंटीनेटल बेसिकली वो पीरियड है जिसके अंदर कोई भी फीमेल टपाटप करवाने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो यूँ कह लें कि प्रेगनेंसी अटेन करने के बाद टिल बर्थ उसकी जो भी केयर प्रोटेक्शन करनी है ना, वो एंटीनेटल केयर के अंदर आएगी। इजी वे में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आता हुआ था एम्स क्या हैं एंटीनेटल केयर के, क्या मकासद है, क्यों करें हम किसी की माँ बहन बेटी की केयर जब वो प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है, अमूमन अगर एक इवन भैंस भी प्रेग्नेंट हो जाती है या कोई बकरी भी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी भी केयर करनी पड़ती है। तो ये तो फिर है इंसान है, तो इसके क्या एम्स हैं जो हमने प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। यूँ कहने कि प्रोटोकॉल मांगती हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज दीज फैक्टर दैट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ बेबी एंड द चाइल्ड। ये है जी माँ, ठीक है, ये उसकी प्रेगनेंस है, ये उसका जी है, ये हमारे पास बेबी है। ठीक है, ये उसकी आंखें और ये सारे के सारे। तो इसका एम ये है कि एक तो हमने इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिटेक्ट करना है, पहले तो उनको बचाना है बीमारियों से, अगर आ गई है तो उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर डिटेक्ट करने के बाद उसको अर्ली मैनेज करना है। तो ये तीन बातें अगर आप लिख देंगे तो फाड़ू वाली जो है ना वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्यों हम किस करें, क्योंकि ये हमारे पास एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं किसकी, हेल्थ ऑफ द मदर और चाइल्ड को। और इवन अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो किसी ना किसी एक की मौत भी हो सकती है। ठीक है, या फिर वो आने वाला जो उसका सेकंड बेबी होगी, सेकंड टाइम वो प्रेग्नेंट होगी, जिस तरह आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, अगर हमने इम्यूनोग्लोबस ना दिए तो सेकंड बेबी, तो फिर अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटारिस और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ हमने क्या करना है, एडवाइस देना है, रीश्योरेंस देना है, एजुकेशन देनी है वुमेन को। ठीक है, तो एजुकेशन भी एंटीनेटल केयर में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह तुमने जो है ना वो अपने बेबी का ख्याल रखना, डाइटिंग नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, तो वो सारी की सारी इस बात में हम बताएंगे। ठीक है, डील विद माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, और हमारे पास जनरल हेल्थ जो है ना वो स्क्रीनिंग हो गया, ये सारी की सारी हमने बतानी है। और उसके बताना कि कब जो है ना तुमने इंजेक्शन कौन सा लगवाना है और कौन सा वैक्सीनेशन करनी है, वो सारी की सारी हमने बतानी। ठीक है, अब जो हमारे पास पहले विज़िट होता है, मतलब यूँ कह लें कि नई नवेली दुल्हन है, टपाटप हुआ है, तो अब जो पहला विज़िट होगा उसको हम विज़िट को हम कहते हैं उसका बुकिंग विज़िट। ठीक है, तो हमारे पास गर्ल्स जितना भी है, जब आप पहली दफ़ा प्रेगनेंसी के लिए जाएंगी तो इसके अंदर आपके क्या होगा, द फर्स्ट रिस्क में हमारे पास असेसमेंट जो होगा ना, मतलब जितने भी आपको रिस्क आ रहे हैं इस दौरान, तो वो जो पहली दफ़ा डिटेक्ट होने हैं वो हमारे मेरी जान बुकिंग विज़िट के ऊपर होने हैं। तो बुकिंग विज़िट के कुछ कंपोनेंट्स मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 पे जब आप बुकिंग विज़िट पे जाएँ तो आपके एक तो कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आया कि वाकई ही आप प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है कि नहीं हुई, तो कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है बुकिंग पहले विज़िट के ऊपर। ये ना हो प्रेगनेंसी अटेन ना हुई और आप बच्चे की हेल्थ के लिए जी फोलिक एसिड खा रही है, ये खा रही है, वो खा रही है। ठीक है, तो कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी ज़रूरी है। नंबर 2 पे हिस्ट्री, और हमारे पास उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आ जाएगा BMI आएगा। ठीक है, बहुत सी ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत मोटी हो जाती हैं और बहुत सी ख़वातीन खाना पीना छोड़ देती है, दोनों ही जो है ना बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो मैं बताता हूँ कितना वेट, अगर आप प्रेग्नेंट होने के आपने अपना BMI खुद कैलकुलेट करना है और उसको मुताबिक आपने वेट अपना देखो, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, BMI आपका 40 से अबव चला गया, तो आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड बात होगी। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास वो कह रहा है कि डाइट और एक्सरसाइज जो है ना वो आपने रिकमेंड करनी होती है बुकिंग विजिट के ऊपर। ठीक है, कौन सी खुराक खानी है, कौन सी एक्सरसाइज, अगर वो जिम शिम लगा रही है तो उसे क्या स्टेनलेस एक्सरसाइज से थोड़ा सा अवॉइड कर ले, मेहरबानी करें। ठीक है, फिर उसको जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी आपने गाइड करना है। ठीक है,
कि बच्चे की जो है ना वो ब्रेस्ट फीड अगर पैदाइश हो जाए तो उसके कितने देर बाद, ताकि वो ऑलरेडी मेंटली तौर पे उसको प्रिपेयर हम कर रहे हैं ना। ठीक है, ये ना हो कि वो कहे कि नहीं जी मुझे शर्म आती है, मैं तो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाऊंगा, तो ये बर्गर गर्ल्स ठीक है, तो ये सारा नहीं करना। तो कुछ ऐसी भी देखें वो कहते हैं कि नहीं जी हमने पिलाना ही नहीं है जी, हमें ये फ़लाँ हो जाएगा, हमारा जो है ना ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं किधर से ये ले आती हैं। अच्छा, फिर नंबर 5 पे हमारे पास जो है ना इन्वेस्टिगेशन आप इसके अंदर करवा लेंगे, जिसके अंदर आपके पास यूरिन टेस्ट है। ठीक है, और आप जो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया है ना, वो उसके अंदर मतलब उसके अंदर अगर इन्फेक्शन चल रहा है लेकिन अभी इसको सिम्टम नहीं है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे। उसको आप देते हैं एक जो जार है यूरिन बैग कलेक्शन वाला, कहते हैं ना पहला ना आखिर वाला, जब तुम पेशाब तुम्हारा चलना शुरू हो जाए तो मिड स्ट्रीम दरमियान वाला पेशाब तुम इकट्ठा करके लाओगे। ठीक है, फिर आप उसके साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन में हमने किया ना उसका फुल ब्लड काउंट जो है ना वो आप उसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, इसी के अंदर आप ना ब्लड ग्रुप की जो है ना वो आप स्क्रीनिंग कर लेंगे, मतलब कौन सा माँ का है, कौन सा बच्चे का, कौन सा उसके बाप का है, और आप उसके अंदर एंटीबॉडी जो है ना वो उसकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके अंदर इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है वो रूबेला जो है ना वो हमारे पास था। ठीक है, अब तो एमएमआर आ गई है, लेकिन पहले ये रूबेला ने ना काफ़ी तबाही मचाई हुई थी। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता था, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जाके उनके आई थिंक ये कैटरेक्ट की वगैरह और इस तरह की कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा करवा रहा था। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने हेपेटाइटिस बी जो है ना उसको रूल आउट करना है कि आया कि माँ को हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, वरना वर्टिकल ट्रांसमिशन के दौरान बच्चे को भी हो सकता है, तो आपने टाइमली उसको प्रिवेंट करने के लिए सारी मॉनिटरिंग करनी है। एचआईवी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब अगर माँ को एड्स है तो उसका होपफुली उसके बच्चों को भी जो है ना वो कहीं ना कहीं से वर्टिकल ट्रांसमिशन के ज़रिए हो सकता है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर लिख लें जी सेफिलस हो गया, ट्रेपोनिमा पैलिडम की वजह से हमारे पास सेफिलस हो रहा है ना, तो इसके अंदर आप वीडीआरएल टेस्ट करवा लो वो सारे के सारे। ठीक है, अलॉन्ग विद हीमोग्लोबिन आप स्टडी करवा लें, जिसके अंदर एचबी इलेक्ट्रोफेरोसिस जो है ना वो आप करवा सकते हैं। अच्छा, रूल आउट आपने करना है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को, माँ को कहीं गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, कितना लेवल है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद आपने फीटल के अंदर जितनी भी अबनॉर्मेलिटीज़ है ना वो उसको डिटेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसको फॉलो अप के ऊपर रखना है। तो जितनी भी खवातीन मेरी वीडियो सुन रही हैं, आप जब प्रेग्नेंट होंगी तो आपने WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक प्लीज़ जितने वैसे तो मैक्सिमम आप विज़िट करें, थोड़ा सा भी मसाइल हो, बच्चे की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी भी उसके साथ जुड़ी हुई है, थोड़ा सा मसाइल हो तो आप चले जाओ। ठीक है, ग्रेटर देन 8 एंटीनेटल विज़िट जो है ना, अगर कोई माँ 8 या 8 से ज़्यादा एंटीनेटल विज़िट करती है तो होपफुली वो इन जहाँ पे कहीं पे भी मसला होगा वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, अर्ली ट्रीट हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई सुस्त माँ वो बैठी रहेगी कि नहीं जी मैं तो नहीं जाना, तो मैंने बड़ी शर्म आती है जो सारे लोग वेख देते थे वो, तो वो अगर 8 से कम उसके विज़िट हुए तो उसके लिए मसला होता है। WHO ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि पहला विज़िट आपने 12वें हफ्ते पे करना है, दर्जन याद कर लो। ठीक है, 5, 5, 10 और 2, 12। अगला आपने करना है जी 20वें हफ्ते पे, तीसरा आपने 28 से 32 पे, चौथा आपने 36 वीक के ऊपर करना है। फिर अगर मतलब मिनिमम उन्होंने 4 बता दी हैं, फिर उसके बाद अगर प्रेगनेंसी मज़ीद प्रोलॉन्ग है तो 40 और 41 हफ्ते के ऊपर आपने जा करना है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने लगा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको जो हमारे पास कन्फर्मेटरी है ना बुकिंग विज़िट के ऊपर, मैंने कहा कि आपने प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द कंफर्म करना है। आप यूटीपी टेस्ट जो है ना वो कर लें। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो आपके सीरम के अंदर जो है ना वो HCG का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, वही सीरम जब किडनी के अंदर जाता है तो फिर वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप यूरिन डिप्स्टिक कर अगर अर्ली करा तो आप सीरम से खून लेके उसके अंदर HCG चेक कर लोगे, कंफर्म हो जाएगी प्रेगनेंसी। ठीक है, साथ में आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लोगे। ठीक है, फिर अलॉन्ग विद आपने जो है ना वो उसकी जो है ना वो पूछ लेना कि आखिरी बार आपको खून कब पड़ा था। ठीक है, तो वो हमारे पास लास्ट मेंस्ट्रुअल जो डेट है ना वहाँ के ऊपर आप ना क्या करोगे, 9 माह और उसके अंदर 7 जो है ना वो ऐड कर दोगे। सिंपल सा कानून है, कोई इतना मसला नहीं है। सपोज़ करें कि जितनी भी गलत है अपना LMP जो है ना वो आप जो है ना उसके मुताबिक अगर आज आपके साथ कोई भी इस तरह का मसाइल हो प्रेगनेंसी वाला। ठीक है, मतलब मसाइल क्या, ये अगर आप शादीशुदा हो जाए तो आपको आज से, आज क्या तारीख है मेरी जान, आज कुछ 26 फरवरी है। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ आपका LMP जो है ना वो 26 फरवरी, तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। ठीक है, तो मैं किस तरह काउंट करूँगा, इसके अंदर मैं करूँगा 9 मंथ ऐड प्लस इनके अंदर 7 डेज ऐड, 9 माह और 7 दिन जो है ना वो ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये जगाड़ू सा कानून है। ठीक है, जिसके मुताबिक अब फरवरी है ना, तो फरवरी के आगे क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, नवंबर ये हो गया, 9 माह हो गए ना। ठीक है, इसके अंदर
मतलब क्या था यार, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हमारे पास मतलब नवंबर की डेट बन रही है। अब नवंबर की कौन सी तारीख बन रही है? अगर आपका 26 लास्ट है, ठीक है, तो फरवरी कितने का होता है? 29 का फरवरी अगर है, ठीक है, 26 हो गया, 27, 28, 29, 30, 29, ठीक है। अगर फरवरी 30 का, तो उसके अंदर 30 ऐड कर लेना, या जो भी वो साल चल रहा है उसके मुताबिक आपने देखना है, ठीक है। 26 के बाद 27, 28, 29, यकम, 2, 3 और 4, तो ये 7 दिन पूरे हो गए। तो आपके लिख देंगे 4 नवंबर 2024 को आपका प्रेगनेंसी का जो है ना वो अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आप माँ बन जाएंगी मुकम्मल तौर पे। ईज़ी है, ठीक है, कोई नहीं है। चलो, हमारे पास अगर सपोज़ करें यकम जनवरी जो है ना वो अगर किसी की एलएमपी है, ठीक है, तो इसकी आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या निकालेंगे? इसके अंदर 9 माह ऐड कर दो, साथ में 9 मंथ और 7 डेज इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो अब जनवरी के बाद है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर की हमारे पास महीना अक्टूबर का है, तो यकम जनवरी है, इसके अंदर 7 ऐड करो, तो 7 ऐड कर देंगे, एक के अंदर 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 अक्टूबर। सिंपल सा कानून है, ये है हमारे पास। इसके अलावा एक होता है नेगलीज रूल भी होता है, उसके अंदर वो नेगलीज रूल में बेसिकली क्या करता है, वो थोड़ा सा ना बंदे को कंफ्यूज करता है कि आप जो है ना वो जो ये डेट है ना, इससे जो है ना वो आप क्या करोगे, 3 माह सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके आपने 3 माह जो है ना वो माइनस कर देने हैं, और उसके अंदर फिर 7 डे ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो अब ये फरवरी के अंदर से पीछे चले जाओ, फरवरी के बाद जनवरी है, फिर सितंबर है, फिर हमारे पास क्या है जी, नवंबर है, ठीक है। तो नवंबर में हमने 3 सब्ट्रैक्ट किए पीछे, तो नवंबर आ गया, और उसके अंदर हमने कह रहे हैं कि 7 ऐड कर दो, तो जब उसके अंदर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास वही 4 नवंबर जो है ना वो 26 के अंदर 7 ऐड कर दो। अगर वो उस लिहाज से आपकी फरवरी की डेट है ना, तो आपके पास जवाब सेम आएगा नेगलीज रूल के ज़रिए भी। लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये ईजी लगता है, मुझे तो ये ईजी लगता था, सीधा सीधा 9 माह ऐड करो, उसके अंदर 7 डेज ऐड कर दो, ईजी बात है, ईजी। फिर आज ये हिस्ट्री हो गया और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए किस किस तरह का इनके अंदर अगर आपने ली है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि आपने बीएमआई जो है ना इसके अंदर कैलकुलेट कर, बॉडी मास इंडेक्स आप क्या करेंगे, उसका वेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के अंदर उसकी हाइट का लोगे। अगर तो हमारे पास नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, हमारे पास होता है जी 18.5 से हमारे पास होता है जी 24.9 तक, ये नॉर्मल बीएमआई है, ठीक है। मतलब मेरे तेरे जैसी जो ख़वातीन है, अब जो थोड़ी सी मोटी हो रही हैं, प्लीज़ अपने वेट पे कंट्रोल कर लो, ठीक है। 25 के साथ 29.5, ये हमारे पास क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि ओवर वेट है ये, अभी ये ओबीज़ नहीं हुई, ये हमारे पास सिंपल क्या है, ओवर वेट है। अगर वो 30 से हमारे पास 34.5 तक जाएगी तो ओबीज़ टाइप 1 है, ठीक है। फिर अगर वो 35 से 39.5 तक चलेगी तो ओबीस टाइप जो है ना वो ये 2 आ जाएगा, और अगर वो 40 से अबव है तो ओबेसिटी टाइप उसकी जो है ना वो 3 आ जाएगी। अब जितनी भी नॉर्मल ख़वातीन हैं, ठीक है, अमूमन ये जो देहातों की ख़वातीन होती हैं इनका बीएमआई बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, ठीक है। मतलब एक तो खालिस दूध, खालिस मक्खन, हर चीज़ होती है ना, तो फिर और उनके साथ काम भी चलते रहते हैं, घर के काम खुद करना है, तो वो बड़ा ही एक रेगुलेटेड वे में जो चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये है कि 18.5 से 24.9 तक जिनका बीएमआई है वो आराम से अपना 11 से लेके 16 केजी, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएँ तो वो अच्छा खाएँ पिएँ, ताकि 11 से 16 केजी तक अगर उनका वज़न बढ़ गया ना, ओके है, उसे कहे आराम से, कोई मसला नहीं है, लेकिन 16 से ज़्यादा ना हो फिर उसका, ठीक है। फिर 24 से अगर है ओवर वेट है थोड़ी सी, तो आप उसे कहें मेरी जान आप सिर्फ ना 9 से आप जो है ना वो सॉरी 7 से 11 तक, ठीक है, 7 से 11 केजी तक अपना वज़न जो है ना वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा सकती है। 11 केजी से ज़्यादा हुआ तुम्हारे बच्चे को ख़तरा है, ठीक है। बाकी जो ओबीस वाली है, ये तीनों कैटेगरी, इनके अंदर आपने सिंपल सिंपल 5 से लेके 9 केजी तक आपने वज़न बढ़ाना। तो हमारे पास कितना हो गया, इन नंबर 1 पे हमारे पास हो गया 11 से 16, ठीक है, 7 से 11, ठीक है, यही 11 हो गया। बाकी हमारे पास 5 से 9 केजी तक, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज याद कर लो, इजीली आपको ये एमसीक्यूज़ में हेल्प कर देगा, ठीक है। अगर किसी का वो कहता है बीएमआई 40 से अबव चला गया है, तो मेरी जान उसके बच्चे को पक्का है कि वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ जो है ना पैदा, उसके दिमाग जो है ना वो माँ अपने खाने की वजह से बच्चे के दिमाग को तबाह कर गई है, ठीक है। तो इस केस में अगर मोस्टली जिनका बीएमआई 30 से अबव होता है ना, उनको हम हाई डोज जो है ना वो न्यूरल ट्यूब से बचाने के 5 मिलीग्राम जो है ना वो फोलिक एसिड का, उसको मतलब लानत याद कर लो, ठीक है। 5 जो है ना वो मिलीग्राम फोलिक एसिड जो है ना वो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि मोटी है तो एक फोलिक एसिड खा,
ठीक है। ये जैसे यार मेरे निमोनिक्स हैं, इसको माइंड नहीं करना, अगर कोई मोटा है तो प्लीज़, ये मैं बता रहा हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। एग्जामिनर इसके ऊपर बाकी आपने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे अब जल्दी से कर देते हैं। बाकी जो हमारे पास है जी, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट उसको कहना है कि जी 2 लोगों का खाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे मील और बार बार जो है ना वो खाती रहे, ठीक है। हाई फाइबर खाए, ठीक है। ये पिज़्ज़ा चीज़ और ये चीज़ें प्लीज़ बंद कर दें, क्योंकि ये अगर ख़राब करेंगी तो आपके बेबी के लिए भी खतरा होगा। फिर एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मतलब योगा की कुछ खवातीन होती हैं, मैंने कुछ देखी हैं पिक्चर जिसके अंदर वो यूँ करके बैठे होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे। एक वो इंडिया की है, क्या है, शर्पता के क्या नाम है उसका यार, बड़ी वो एक शैम्पू की मशहूरी भी है, तो वो बड़ी अच्छी योगा करती है, ठीक है। तो उसकी आप कोशिश करो यूट्यूब के ऊपर जाकर ना वीडियोज़ देखा करो योगा की। ये इंडियन लोग आजकल योगा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैंने देखा इनकी बाकायदा पूरी पूरी पार्क के अंदर क्लासेस होती हैं और वो फ्री में दे रहे होते हैं, ठीक है। हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं वो, बहुत लोग बहुत आगे जा रहे हैं, पाकिस्तानी पता नहीं किधर सोए हुए रहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डाइट और एक्सरसाइज में यही है कि हमारे पास उसे कहना है कि कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। अच्छा, हार्ट रेट जो है ना वो एक टारगेट जोन है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दोशीज़ा ख़तून है, मतलब उसकी 20 साल उम्र है, ठीक है, या 20 साल से कम है, या फिर उसकी उम्र 20 से हमारे पास 29 साल है, या फिर हमारे पास 30 से 39 साल है, या फिर 40 से हमारे पास 49 साल की खातून है, तो उसका हार्ट रेट आपने लाजमी मोनीटर करना है, ठीक है। उसके अंदर आप देख लोगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्ट रेट है ना वो 140 से 155 तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम है, ठीक है। ये नॉर्मल कंसीडर होता है। 140 से 5 माइनस कर दो 135, इसमें से 5 माइनस कर 130, इसमें से फिर 5 माइनस कर दो 125, ठीक है। अब इसके अंदर 15 ऐड करते जाओ, इसका 150 आ जाएगा, इसका 145 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जुगाड़ू तरीका है जिसके अंदर आप हार्ट रेट जो है ना वो फिंगर टिप्स पे कर सकते हो। बस ये कर लो 40, 35, 30, 125, बाकी यहाँ पे 15 का डिफरेंस डालते जाओ, सब इजीली आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसको को कहना कि विद इन 1 आवर, एज सुन 5 मिनट के अंदर अंदर अमूमन जो है ना वो 5 से 30 मिनट के अंदर जो है ना शुरू हुए, लेकिन 1 आवर के अंदर हर सूरत शुरू करवानी, वरना बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाएगा, ठीक है। और वो 6 माह तक याद जारी रखनी है, और आपका 2 साल तक बच्चे को आपने लाजमी दूध पिलाना है। बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो बच्चे को अगर आम दूध पिलाओगे उसको डायरिया हो सकता है, उसको नमूनिया और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। देखा गया जो लोग कहते हैं ना वो माँ का दूध पीते ही तो बाहर आ, ठीक है, उनका IQ लेवल बड़ा अच्छा होता है जो माँ का दूध पीते हैं। तो गर्ल्स प्लीज़ अपने बेबी को अपना ही दूध पिलाना, जो अल्लाह ताला ने आपको फैक्ट्री दी हुई है, प्लीज़ उसी को यूज़ करना। बाकी हमारे पास जो देखा गया है, लड़कियां अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट का कैंसर बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हो, क्योंकि वो रेगुलर सकिंग से वो कुछ हार्मोनल लेवल और वो सारे का सारा होता है, जिसकी वजह से फीमेल को भी मज़ा आता है और बच्चे को फ़ायदा भी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन पे बाकी आप कर लेंगे, यूरन हो गया, ठीक है, उसके अंदर बुकिंग विजिट के अंदर आप उसका पेशाब एनालिसिस मिड स्ट्रीम यूरन चेक कर लेते हैं, आया कि उसको पाइलोनेफ्राइटिस तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं है उसके यूरन के अंदर। हालांकि बैक्टीरिया अगर हो और वो वैसे ही फिर रहा हो तो एसिम्प्टोमेटिक हो, तो वो आप यूरन के जरिए डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मिड स्ट्रीम यूरन में देखना होता है कि 1 लाख से ज़्यादा तो उसकी अगर कॉलोनी तो नहीं है, 1 लाख अगर कॉलोनी से ज़्यादा है तो उसके मुताबिक कोई भी ना कोई है, तो उसके ट्रीटमेंट आप 3 से 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स दे दो, जिसके अंदर अमॉक्सिसिलिन है, अगमेंटम है, या सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह, सेफेक्साइम वगैरह वो दे सकती हैं। बाकी हमने फुल ब्लड काउंट कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो आपकी, क्योंकि ख़वातीन के अंदर वो डाइल्यूशनल जो है ना वो एनीमिया हो जाता है, मतलब बच्चे का जब वो प्रेगनेंसी होती है तो उसकी वजह से हमारे पास उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लड डाइल्यूट हो जाता है और यूँ लगता है कि वो अनीमिया का शिकार है, लेकिन एक्चुअल में अनीमिया नहीं होता, वो डाइल्यूट होने की वजह से ना RBC गाढ़ा खून पतला हो जाना है पानी डालने से, यही होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है, उस वक्त आपका होना चाहिए 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमारे पास कम ना हो, ठीक है, मोर और लेस ना हो। सेकंड ट्राइमेस्टर में कोशिश करो 10.5, और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो है ना वो 10 होना चाहिए। 8 से अगर कम है तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, कोई खतरा चल रहा है, 8 से मिनिमम नहीं है। तो फर्स्ट में 11, 10.5 और 10, ये मुझसे मेरी OSP के अंदर एक स्टेशन में हमारी मैडम ने मुझे पूछा था, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है जी, ब्लड ग्रुपिंग करवा लेनी है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, वो सारी की सारी आपने इसके अंदर देख लेनी है, ठीक है। और अगर तो हमारे पास जो है ना अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आप क्या करोगे, मतलब प्रोफाइलेक्टिकली आप जब RH नेगेटिव वोमेन है ना, देखो ना
ये वोमन RH नेगेटिव है और इसके अंदर जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा, खींचातानी में कुछ ना कुछ ब्लड जो है ना बेबी का माँ के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से उसको जो है ना वो RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगी जो नए बेबी के लिए ख़तरनाक है। तो आप क्या करोगे, आप प्रोफिलैक्टिकली जो है ना वो एंटी-D जो है ना, ठीक है, एंटी-D जो रिहेसिस के ख़िलाफ़ होता है वो आप एडमिनिस्ट्रेट कर दोगे, ठीक है। उसके अंदर सिंगल डोज जो है ना वो आप 28th वीक के ऊपर जो है ना वो आप दे देते हो, या फिर आप इसको 2 डोजेज़ में डिवाइड कर दो। 250 इंटरनेशनल यूनिट की 2 डोजेज़, एक 28वें हफ्ते पे और एक 34वें वीक के ऊपर जो है ना वो दे दोगे। तो अब बस आपने डोज या 250 इंटरनेशनल यूनिट 28वें हफ्ते पे 28 के ऊपर, या फिर 28 एक डोज दे दो, या फिर 2 डोजेज़ में डिवाइड करके एक 28 पे दे दो और एक आपने उसको 32वें हफ्ते के ऊपर 34वें हफ्ते के ऊपर देनी है। इसके साथ आप डायरेक्ट कोम टेस्ट कर लो, जिससे आपको पता चलेगा कि हीमोलिटिक एनीमिया या इस तरह की एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। बाकी मैंने बात की रुबेला की, तो रुबेला जो है ना वो सीरियस कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ करवा देता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं हमने लाजमी इसको रूल आउट करना है। पहले इसको बड़ा था, अब MMR वैक्सीन आने के बाद लोगों में रेजिस्टेंस होगी, अब मोस्टली माओ को रुबेला नहीं हुआ करता, ठीक है। इम्यूनाइजेशन वो कह रहा है कि अगर कभी भी रुबेला की वैक्सीन आपने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी, क्योंकि ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। तो इस वैक्सीन की वजह से बच्चे को खतरा हो सकता है। अगर किसी माँ को रुबेला है तो उसे कहते तुम 3 माह के लिए पहले रुबेला को ठीक करो, 3 माह का वक्फा करो और उसके बाद जो है ना वो प्रेगनेंसी के लिए टपाटप करवाओ, ठीक है। बाकी हेपेटाइटिस बी को स्क्रीनिंग लाजमी है। HBV सरफेस एंटीजेंस आप उसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं इम्यूनिटी का, ठीक है। उसके अलावा एच जो है ना वो एंटीजन HBsAg HBE हो गया, ठीक है, वो आप इसके अंदर देख लोगे। बाकी वर्टिकल ट्रांसमिशन आप इसके अंदर देख लोगे, जिसके हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, वो वहाँ पे या हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, वो सारी की सारी। साथ में आप HIV जो है ना वो उसकी स्क्रीनिंग कर लोगे, ठीक है। वेस्टर्न बोल्ट आप इसके अंदर कर सकते हो। HIV के लिए क्या कहते हैं, वेस्टर्न बोल्ट, वेस्ट के अंदर HIV है तो वहाँ से याद कर लो कि वेस्टर्न बोल्ट जो है ना वो टेस्ट आप इसके अंदर कर लिया करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट्स टेस्ट वाली, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास वो सारी की सारी आ जाती हैं। बाकी आपने जो है ना वो सेफिलिस के लिए देखना होता है, ठीक है। तो अगर आ जाए ना तो कौन सी बीमारियां अभी भी प्रेजेंट, HIV, हेपेटाइटिस बी और सेफिलिस का नाम आपने नहीं भूलना। साथ में रुबेला का लिख दोगे तो अच्छा रह जाएगा। सेफिलिस के लिए VDRL वेर्नियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट आप कर लोगे। हीमोग्लोबिन स्टडी में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लोगे, ठीक है। हीमोग्लोबिनोपैथीज देख लोगे, ठीक है, वो सारी की सारी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है वो देखनी होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए MCQ आया था कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ना वो अगर डायग्नोस किस तरह करना है, अगर आपके पास फास्टिंग के अंदर मेरी जान ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर दैन 5.6 मिली मोल पर लीटर है या इससे ज़्यादा है तो हमारे पास ये क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। या फिर अगर वो रैंडमली आ गई है, उसका हमने ग्लूकोज चेक किया और वो ग्रेटर दैन 7.8 मिली मोल पर लीटर या इससे ज़्यादा, तो हमारे पास ये होता है, ठीक है। पेशेंट जिनको हम होता है ना तो उसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, ओरल OGGT टेस्ट जो है ना वो 2 आवर के अंदर जो हम करते हैं वो हम करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है। बाकी हमारे पास कुछ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में उसने बात की हुई है, ठीक है। तो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ में वो यही कह रहा है कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी, उसकी जो गर्दन है उसके पीछे जो एक फ़ैट होता है, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। अगर वो ज़्यादा है तो ठीक है स्कैन, नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन हम कब करते हैं, ये भी एक MCQ है, ठीक है। तो हमने नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है ना वो टेस्ट आपने करना होता है 11 से 13 हफ्ते के अंदर, और ये इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें डाउन सिंड्रोम का पता चल जाता है। तो ये MCQ है, एक ये MCQ है, किस हफ्ते पे कराना, 11 से 13, तो 10 और एक 11 या फिर ये 13, ठीक है, याद रह जाएगा। गर्दन के पीछे दर्जन लिख लो, 12 से एक कम और 12 से एक ज़्यादा। तो मैं यही जुगाड़ू तरीका है, इसके अलावा क्योंकि इतनी डेट्स हैं आप कैसे याद करोगे। साथ में आप ना बीटा HCG का लेवल जो है ना वो चेक कर लोगे, ठीक है, 15वें हफ्ते के ऊपर। साथ में आप प्लाज्मा प्रोटीन A, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन A जिसे हम कहते हैं PAP-A, ये आप इसके अंदर चेक कर लोगे, ठीक है। तो इससे आपको जो है ना वो बड़ा पता चल। या फिर आप अल्फ़ा फेप्टोप्रोटीन जो है ना वो आप चेक कर लेते हो, ठीक है, 15 से 19 में। इसी वजह से हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ना अल्फ़ा फेप्टोप्रोटीन, तो FN याद कर लो, फान से याद कर लो। अल्फ़ा फेप्टो से हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, नकल ट्रांसल्यूसेंसी से आप डाउन सिंड्रोम चेक कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एनॉमली अल्ट्रासाउंड जो है ना, एनॉमली स्कैन कब करते हैं, जब बच्चे की एनॉमलीज़ के बारे में पता करना हो, तो हमें 20 से 22वें हफ्ते, ये भी एक MCQ है। तो 20 से 22 वीक के ऊपर आपने जो है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी एनॉमली स्कैन। इसके अलावा फिर लास्ट में वो कहता है कि फॉलो अप के ऊपर रहना ग्रेटर देन, जितने ज़्यादा है ना
फॉलो अप वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके जो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट मतलब अगर कोई माँ ज़्यादा फॉलो अप करवाएगी तो चांसेस हैं कि उसका बच्चा कम मरेगा। ठीक है, ये एक मैं जुगाड़ू तरीका। अगर ग्रेटर दैन 8 एंटीनेटल विजिट्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना वो कहता है कि प्री नेटल डेथ 8 में से 100 में से हर 8वां बच्चा जो है ना वो मर जाता है। वजह क्या, वो एंटीनेटल केयर नहीं करवा रही होती माएँ जितनी भी हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर रहे तो प्लीज़ किसी सरकारी अस्पताल में ज़रूर विज़िट करें अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है, तो हाँ, पाकिस्तान में यार है बड़ा अजीब सा हेल्थ सिस्टम है, बस दुआ करो अल्लाह पाक मुझे एक दफ़ा हिम्मत दे दे। ठीक है, मतलब उस मुकाम पे पहुंचा दे, बाकी डिलीवर करना मेरा काम है, दुआ करना कुछ ना कुछ हो जाए। अभी सुबह का टाइम है तो शायद कबूलियत का वक्त हो, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉमिस है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे कि हेल्थ सिस्टम याद करेगा। ठीक है, नहीं तो एनीवेज। अच्छा, इसके अलावा गायनाकोलॉजिस्ट जो है ना वो हमारे पास जो मिनिमम विजिट्स जो है ना वो रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन ने हमारे पास जो है ना वो ठीक है, रॉयल कॉलेज ने हमारे पास कुछ रिकमेंड किए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट विकेट कह रहा है दर्जन के लिए। तो 12th वीक के ऊपर आपने करवाना है, उसके बाद 20वें हफ्ते के ऊपर करवाना है, उसके बाद 28वें के ऊपर करवाना है, उसके बाद 32 से 34वें हफ्ते के ऊपर, फिर जो है ना वो 36वें वीक के ऊपर, और फिर आप 40 के ऊपर जो है ना वो करवा लेना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक जुगाड़ू है। 28 से 32 हो गया, ये एक ही इसको मिला दे, तो मिनिमम 4 विजिट हैं और उसके बाद मैक्सिमम जितनी मर्जी करवा लो। बाकी है थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर कंटेंट ऑफ फॉलो अप में हमारे पास ब्लड है, यूरिन एनालिसिस है, फंडल हाइट है। ठीक है, उसका मेटरनल की और फीटल हार्ट की एक्टिविटी है। ठीक है, और फीटल की मूवमेंट सारी की सारी, जिसके CBC है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ चेक कर लेनी है, RH चेक कर लेना है। 30th वीक के ऊपर फीटल प्रेजेंटेशन क्या है, फीटल लाई क्या है, वो मैंने सारी लेबर वाली के अंदर बता दिए हैं। ठीक है, किस तरह है, वेंटो मेंटल है, मेंटो वर्टिकल है, जिस तरह भी है वो मैंने सारी बता दी है। बाकी फाइनल रूटीन विजिट जो है ना वो आपने अगर वो बढ़ गई है 40 और 41 वीक के ऊपर, उसके ऊपर आपने करना है। लेकिन इसको हमेशा डिलीवरी या 42 वीक के ऊपर कंप्लीट करवा दें, 42 से ऊपर नहीं जाना, 42वें हफ्ते से ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी एंटीनेटल केयर के बारे में जितनी बातें मुझे पता थी ना मैंने आपके साथ अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ शेयर कर दी हैं। बस दुआ करना मेरे लिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।